हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले, जो आपको सभी को डिफिकल्ट लगता है थोड़ा, वो है एंगुलर जेएस का प्रैक्टिकल। इस एंगुलर जेएस के जितने भी कॉन्सेप्ट है, ये फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, कैसे हम उसका कोड करेंगे, उसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट का रोल कैसे आता है, टाइपस्क्रिप्ट कौन कौन सी आपको जरूरी है, सभी इस वीडियो के अंदर समझाने वाले। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और फिर आगे जाते हैं और फिर कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट एन एंगुलर एप्लीकेशन विच विल डू फॉलोइंग एक्शन: रजिस्टर यूजर, लॉग इन यूजर, शो यूजर, डेटा ऑन प्रोफाइल कंपोनेंट। तो हमें बेसिकली करना क्या है, मैं इधर आपको समझा देता हूँ कि हम इस प्रैक्टिकल के अंदर पहले क्या देखने वाले। तो सबसे पहले आप देखो कि एक पेज बना रहेगा जो है, आप जब मैं एंगुलर को इंस्टॉल करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एचटीएमएल नाम की एक फाइल होती है जब भी आप इंस्टॉल करते हैं एंगुलर सी एल आई के बाद। नो स्टैंड एलोन एनजी ऑन इट करने के बाद आप देखो नीचे उस फोल्डर के अंदर एंगुलर को इनिशियलाइज करने के बाद कुछ फाइल ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो उसमें से एक फाइल होती है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। उस फाइल के अंदर हमें क्या करना है कि सिंपल हम क्या करेंगे कि रजिस्टर को लिंक कर देंगे। क्या कर देंगे? रजिस्टर को लिंक कर देंगे। तो सबसे पहले आपको जो पेज दिखेगा उसके अंदर जो ऐप वाला जो पेज होगा उसके अंदर कुछ लाइन लिखी होगी कि जैसे कि वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला, ये लाइन लिखी होगी। और इसके नीचे हम क्या देंगे, एक रजिस्टर की लिंक देंगे कि रजिस्टर कंपोनेंट की क्या करेंगे, राउटर लिंक उसके अंदर देंगे। और उस राउटर लिंक के अंदर रजिस्टर देने के बाद जैसे आप उस रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो रजिस्टर वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले अगर रजिस्टर नहीं किया होगा तो आप वहां जाके क्या करोगे, रजिस्टर करोगे। ये रजिस्टर होने के बाद अगर आपका अकाउंट अगर ऑलरेडी है, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है या आपको लॉगिन करना है, तो आप क्या करोगे, लॉगिन के क्लिक करोगे और लॉगिन होने के बाद डायरेक्टली होम पेज आपका ओपन हो जाएगा। तब तक वो होम पेज ओपन नहीं होगा। आगे समझे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने से पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर आपका अकाउंट है तो आपका क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको डायरेक्टली होम पेज दिखेगा। ऐसा हमें क्या करना है, इस प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो मैंने पहले समझा दिया है। क्या क्या करना है, मैं पहले उसका डेमो दिखाता हूँ, फिर हम आगे जाते हैं कि बेसिक हमारा क्या होगा। सबसे पहले आपको जैसे कि मैंने बताया कि ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर ये लाइन आपने लिखी होगी। क्या है ये ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, क्या है वो भी मैं आगे समझाने वाला हूँ। पर पहला हमारा हमें करना क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं। तो वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला, जहाँ कोडिंग सीखना है आसान, मजेदार और करियर बिल्डिंग। तो ये लाइन आपको सबसे पहले दिखेगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, रजिस्टर वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे नेम क्या डालना है, रजिस्टर करना है तो नेम और पासवर्ड उसके अंदर डालना है। अब ये होने के बाद रजिस्टर हम कर देंगे। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक किया तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, अभी आपने अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा होम पेज इधर लोड हो जाता है। इस होम पेज पे आप देखोगे तो मैंने क्या लिखा है, वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला, और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन और उसके अंदर कुछ फीचर्स प्लेलिस्ट दी है। जैसे कि मैं अभी एक कार्ड देता हूँ। ये सभी ऑप्शनल चीजें, आपको इतना ज्यादा करना नहीं है, इतना सीएसएस वगैरह अप्लाई नहीं करना है, आपको बेसिक उस प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म करना है। पर मैं आपको फ्लो समझा दे रहा हूँ। जैसे कि फीचर प्लेलिस्ट, जैसे व्यू प्लेलिस्ट मैंने कर दिया। तो आप देखो मैंने जो यूट्यूब पे सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई वो पूरी इधर आ जाएगी। वैसे आप देखो नेक्स्ट 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 हमें क्या करना है कि बैक फिर से आप देखो 100 डे से क्वेश्चन सीरीज, उसको मैं अभी व्यू प्लेलिस्ट करूंगा तो मैं पूरा पूरा मुझे देखना आएगा। वैसे डीएसबीडी टीआईटी मैंने जो सभी प्रैक्टिकल डाले उसकी भी प्लेलिस्ट आपको इधर नजर आ जाएंगी। आ गए समझ में? तो ऐसा कुछ हमें करना है, ये होम पेज पे आप दिखेगा। मतलब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें ये करना है कि आपको पहले सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। अगर आपने ये डायरेक्टली पहले से आपका अकाउंट है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही करोगे तो आप डायरेक्टली होम पेज पे आ जाओगे। होम पेज पे आकर आप जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वो देख सकते हो। तो ऐसा हमें इस प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म करना है। तो चलते हैं अभी हमारे अगले पार्ट पे। प्रैक्टिकल कैसे करना है उसका एक डेमो भी अभी देख लिया, और अभी हमें एक्चुअल में समझना है ईच वन वन बाय वन करके सभी स्टेप को हमें जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगुलर क्या है। एंगुलर एक ऐसा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो टाइपस्क्रिप्ट पे बनाए। क्या है? टाइपस्क्रिप्ट बनाई हुई। टाइपस्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट आप आगे समझोगे कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है। पहले आप ये समझ लो कि एंगुलर क्या है, फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। और वो किस पे बनाए, वो है टाइपस्क्रिप्ट पे बनाए। और ये गूगल ने बनाया। किसने बनाया? आपको ओरल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंगुलर क्या है। एंगुलर एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो टाइपस्क्रिप्ट पे बना है और ये गूगल ने बनाया है। और एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। किसके लिए? सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। जैसे कि अभी आप समझो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब जैसे कि यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पे आप देखोगे कि फ्रेमवर्क एक्चुअल में काम क्या करता है। अगर आप देखो कोई भी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट की आपने सिंपल और पीएचपी की आपने सिंपल वेबसाइट अगर देखी होगी तो उसके अंदर कोई भी फ्रेमवर्क अगर आपने यूज नहीं किया, जैसे कि मैंने चैनल कंटेंट ओपन किया है, इंस्पायरेशन पे गया तो क्या हो रहा है, डायरेक्टली उसके अंदर कंटेंट स्विच हो रहा है। वैसे वीडियोस पे गया वीडियोस का कंटेंट आ रहा है। शॉर्ट्स पे गया तो क्या, शॉर्ट्स का कंटेंट हो रहा है। देखो इधर कुछ रीलोड नहीं हो रहा है। देखो लाइव पे गया, पोस्ट पे गया तो पोस्ट का कंटेंट लोड हो रहा है। प्लेलिस्ट पे गया तो प्लेलिस्ट का कंटेंट लोड हो रहा है। पॉडकास्ट पे गया तो पॉडकास्ट का कंटेंट, जैसे प्रमोशन पे गया तो प्रमोशन का इधर लोड हो रहा है। तो आप देखो इधर कुछ रीलोड नहीं हो रहा है। तो रीलोड नहीं हो रहा है किसकी वजह से? तो रीलोड नहीं हो रहा है तो किसके लिए?
ये सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर जब आप कोई भी किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर कोई भी आप फ्रेमवर्क अगर यूज करते हैं तो आप देखो वो रिलोड ना होने के लिए मतलब वहाँ क्या होता है, सिर्फ कंटेंट स्विच होता है आप फ्रेमवर्क के अंदर। रिएक्ट जेएस सेम काम करता है, एंगुलर जेएस भी एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। और रिएक्ट जेएस क्या है, एक सिंपल जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी। ये एंगुलर जो आप देख सकते हैं कि इस फ्रेमवर्क का यूज करके आप क्या करते हैं, वह रीलोडिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा था कि आप जब भी कंटेंट कोई भी करते हैं तो डायरेक्टली क्या हो जाता है, पूरा पेज रीलोड होकर आपको पूरा कंटेंट आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या जाता था, टाइम ज्यादा जाता था। तो इसी को कम करने के लिए एंगुलर जेएस का फ्रेमवर्क आ गया समझ। अभी नेक्स्ट जो है, जो हमारा मेन प्रॉब्लम जहाँ आता है कि फ्रेमवर्क क्या है, मतलब फ्रेमवर्क सभी बोल देते हैं पर एक्चुअल में फ्रेमवर्क क्या है, और फ्रेमवर्क क्या है, मॉड्यूल क्या है, आगे हम देखेंगे, और लाइब्रेरी क्या है। इन तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो लाइब्रेरी क्या है, एक कोड का कलेक्शन होता है जो स्पेसिफिक काम करता है। क्या करता है, कोड का कलेक्शन होता है जैसे कि स्पेसिफिक काम करता है। एक्सेस लाइब्रेरी आपने सुना होगा, एक्सेस लाइब्रेरी किस लिए यूज होती है, एपीआई कॉलिंग के लिए हम यूज करते हैं। किसी डेटा को अगर फेच करना है बैकएंड से तो हम क्या करते हैं, एक्सेस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। फ्रंट एंड से अगर उसे कनेक्ट करना है तो वो ये क्या होगा कि स्पेसिफिक कोड उसके अंदर होगा और वो क्या कर रहा है, काम परफॉर्म कर रहा है। कि एक्सेस जब आप यूज करेंगे तो आप डायरेक्टली एपीआई कॉलिंग वहां परफॉर्म कर सकते हैं। ये हो गया एक्सेस, क्या एक लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क जैसे कि उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया होता है। जैसे कि आप कोई भी कमांड डालते हैं तो उसके अंदर डायरेक्टली कंपोनेंट आ जाते हैं और उसके अंदर वही स्ट्रक्चर फॉलो करता है, उसके रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो करना पड़ता है। उसका जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसे हमें फॉलो करना। जैसे कि रिएक्ट जेएस में आप देखो, आपको कंपोनेंट के बेसिस पे जाना पड़ता है, उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि कंपोनेंट का नेम कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। वैसे फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है, जैसे एंगुलर के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं, आगे समझ में, उसके अंदर भी डिफरेंट फाइल्स होती है। तो उसी रूल्स के अनुसार हमें काम करना पड़ता है किसी फ्रेमवर्क के अंदर। मतलब फुल स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया जाता है और जो भी आपको चेंजेस करनी है, जो भी वेबसाइट आपको जैसी बनानी है वैसे आप उसके अंदर बना सकते हो। कि कौन कौन से फ्रेमवर्क है, जैसे कि एंगुलर हो गया, पाइथन का आप देखो तो जेंगो हो गया। और ये दोनों क्या है, फ्रेमवर्क है, आगे समझे। और मॉड्यूल क्या होता है कि एक छोटा पार्ट होता है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, आगे समझे। मॉड्यूल क्या होता है, छोटा पार्ट होता है, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट दूसरे, अगर एक्सपोर्ट करते हो तो उसके दूसरे फाइल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम बहुत सारे मॉड्यूल इसके अंदर देखने वाले, आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी जो नेक्स्ट वर्ड हमें जो देखना था वो क्या है, टाइप स्क्रिप्ट क्या है, टाइप स्क्रिप्ट क्या कैसे काम करता है, टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का क्या डिफरेंस है, मैं हर एक को अच्छे से उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या है टाइप स्क्रिप्ट, क्या है टाइप स्क्रिप्ट, एक जावास्क्रिप्ट का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें टाइप सेफ्टी होती है। यही टाइप स्क्रिप्ट का मीनिंग है, टाइप नाम है उसकी, जैसे कि टाइप सेफ्टी होती है, मतलब डेटा टाइप की सेफ्टी वहां की जाती है कि जहाँ जावास्क्रिप्ट में नहीं होती थी, जितनी चाहिए वो सिक्योरिटी नहीं होती। तो वही इसी के लिए आगे क्या आ गया, टाइप स्क्रिप्ट आ गया। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट एक जावास्क्रिप्ट का अपग्रेडेड वर्जन है और जिसमें क्या होता है कि टाइप सेफ्टी होती है, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन डिक्लेयर करना। ये डेटा टाइप को डिक्लेयर करना, इस सेफ्टी किसके अंदर होती है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर होती है, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होती थी। कैसे नहीं होती थी, अभी मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। ये जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है, इसका मतलब हर जावास्क्रिप्ट कोड वैलिड टाइप स्क्रिप्ट होता है, बट हर टाइप स्क्रिप्ट कोड वैलिड जावास्क्रिप्ट नहीं होता है। मतलब हर जावास्क्रिप्ट का कोड वैलिड टाइप स्क्रिप्ट होता है, पर जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड है वो आपका वैलिड जेएस नहीं हो सकता। ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हो इसको, कि आपका जो जेएस का कोड है वो वैलिड टाइपस्क्रिप्ट हो सकता है, पर वो टाइपस्क्रिप्ट का कोड है वो वैलिड जावास्क्रिप्ट नहीं हो सकता। आगे सामने यही मेन डिफरेंस है जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। क्यों यूज करते हैं एरर को कोड लिखते वक्त पकड़ने के लिए, क्यों यूज करते हैं। कई बार आप देखो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय जावास्क्रिप्ट में एरर आ जाता है, पर वो हमें समझता नहीं कि कैसे करना है। वही टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आप देखोगे तो आप डायरेक्टली समझ सकते हो। अगर आपने ऊपर कोई स्ट्रिंग अगर डिक्लेयर किया तो नीचे आपको स्ट्रिंग का ही डेटा देना पड़ेगा। आगे सामने तो अभी देखते हैं हम कैसे उसके अंदर वो काम करता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है वो दोनों में आगे समझने वाला। नेक्स्ट क्या है, कोड को ज्यादा रीडेबल और मैनेजेबल बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क में स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है, एंगुलर में तो टाइपस्क्रिप्ट आपको रिक्वायर्ड ही है। आगे सामने तो यही टाइपस्क्रिप्ट का मेन है कि ये जावास्क्रिप्ट का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें क्या होता है कि टाइप सेफ्टी होती है, जैसे कि नंबर स्ट्रिंग बुलियन डिक्लेयर करना। ये जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है, मतलब वो क्या है कि जावास्क्रिप्ट कोड को एक वैलिड टाइपस्क्रिप्ट है, पर टाइपस्क्रिप्ट का कोड ये वैलिड जावास्क्रिप्ट नहीं होता। आगे समझ में। तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट के अपग्रेड हो जो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का अपग्रेड हो जाने। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि टाइप चेकिंग होती है, टाइप सेफ्टी के लिए यूज होता है, जैसे कि डेटा टाइप सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं। आगे समझ। तो अभी हम समझते हैं कि सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है। अगर ये दोनों आपको समझ में आ गए तो आपको दोनों रिलेट कर सकते हो आप, और जल्दी से जल्दी आप समझ सकते हो टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट क्या है। तो देखो, जावास्क्रिप्ट आपने इसने पहले पढ़ी होगी पहले दूसरे चैप्टर के अंदर, पर हमें अभी देखना है कि इस दोनों टाइपस्क्रिप्ट क्या है। जैसे कि आप देखो कि आप जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या क्या यूज करते हैं, लेट वेर कॉन्स्ट ऐसे वेरिएबल का वेरिएबल डिक्लेरेशन यूज करते हैं। जैसे इंटीजर होता है, ये आप सिंपल प्रोग्रामिंग देखो, इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, लेट कीवर्ड का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अभी मैंने लेट नेम इज इक्वल टू अमित अगर डिक्लेयर किया और लेट एज इज इक्वल टू 25 डिक्लेयर किया। वैसे लेट आप देखो इज लॉगिन इन टू डिक्लेयर किया, पर इसमें कहीं आपको टाइप दिख रहा है, टाइप दिख रहा है कि कोई भी वेरिएबल आपको टाइप बता रहा है कि लेट कुछ टाइप बता रहा है, नहीं। लेट सिर्फ ये बता दे कि एक बार आपने लेट अगर डिक्लेयर कर दिया उस वेरिएबल नेम का तो आप उसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। आगे समझ में, फिर से लेट नेम आप नहीं ले सकते, यही लेट का काम है। पर लेट एक्चुअल में ये बताता नहीं कि कौन सा डेटा टाइप हमें डिक्लेयर करना है। जैसे कि इंट कोई वैल्यू अगर ले लिया हमने तो डायरेक्टली बता रहा है कि आप इंटीजर की वैल्यू दो। यही बहुत बड़ा लॉस है जावास्क्रिप्ट का। तो इसीलिए आगे टाइपस्क्रिप्ट का क्या क्या है, लेट नेम इज कोलन और स्ट्रिंग का हमें लेना है तो इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर हम अमित ले सकते हैं। जैसे लेट एज और उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर हमें लेना है तो इज इक्वल टू 25 हम ले सकते हैं। जैसे लेट इज लॉगिन इन लेना है तो बुलियन लेकर हम उसको ट्रू, मतलब बुलियन या तो ट्रू और फॉल्स ले सकते हैं। तो बुलियन उसका डेटा टाइप और इज इक्वल टू हम ट्रू ले सकते हैं। यही टाइपस्क्रिप्ट ने मेन प्रोवाइड किया था कि टाइप क्या है,
वो हमें बता रहा था। आगे समझ में? तो यही मेन टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस है, और भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये आप पढ़ सकते हो कि क्या अगर आपने फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट पास किया तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली क्या कर देते थे, ए और बी को हम पास कर देते थे। अगर आपने पहले डिक्लेयर किया लेट इज इक्वल टू 10 बी इज इक्वल टू 20, तो डायरेक्टली रिटर्न ए प्लस बी करने पर आपको 30 आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कहते थे। पर वैसे आप देखो कि अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिखना है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, फंक्शन ऐड होगा और ए उसके अंदर आपने अगर नंबर का टाइप डिक्लेयर किया है, बी नंबर का टाइप डिक्लेयर किया है, बी इज इक्वल टू नंबर, ए इज इक्वल टू नंबर आपने और रिटर्न ए प्लस बी, आपको मतलब दोनों इनपुट है नंबर ही होने चाहिए, रिटर्न भी वही होगा। जैसे उसके अंदर अगर आपने स्ट्रिंग भी एक स्ट्रिंग और एक नंबर अगर दे दिया तो तभी वो 23 ही हो जाएगा, और गलती हो सकती है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आगे समझ में आगे समझेगा। अगर आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया और ये नंबर डिक्लेयर किया तो इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करेगा तो कई बार वो 23 डायरेक्टली आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में दे सकते हैं, मतलब कॉन्केट हो जाएगी वो स्ट्रिंग और नंबर क्या हो जाएगा, कॉन्केट हो जाएगा। वैसे इसके अंदर आपने अगर दोनों स्ट्रिक्टली डिफाइन कर दिए कि ये दोनों नंबर ही है, तो नंबर है तो आपको डायरेक्टली क्या आ जाएगा 2 + 3 मतलब 5 आपको डायरेक्टली नजर आ जाएगा। नहीं तो जैसे कि 2 और 3 को पास किया तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, इधर 2 और 3 कॉन्केट हो जाएगा और 23 आपको नजर आएगा। आगे समझ? तो ये बेसिक आप इधर पढ़ सकते हैं कि क्या कैसे आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। लेट यूजर इज इक्वल टू आपको क्या देना पड़ता है, आप जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो तो कैसे करते हैं, नेम इज कोलन इज इक्वल टू अमित हो गया, एज उसका 25 हुआ है, और उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं कि कोई और ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर कर सकते हैं। पर आपने अगर टाइपस्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको लेट यूजर इज कोलन और उसके हर एक आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया और जो भी आपने वैल्यूज लिए हो उसको आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है। अगर नेम आपने डिक्लेयर किया तो उसके अंदर स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा, एज आपने अगर डिक्लेयर किया तो उसके अंदर नंबर ही लेना पड़ेगा। तो जैसे आपको क्या करना पड़ता है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर देना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप देखो डायरेक्टली आप नेम कोलन अमित लिख सकते हो, एज इज इक्वल टू 25 लिख सकते हो। तो कोई भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्या होता है, विदाउट फिक्स स्ट्रक्चर होता है। पर जो आपका टाइपस्क्रिप्ट का होता है उसके अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अनुसार ही हमें वैल्यू को इंसर्ट करना पड़ता है। आगे समझ में? और उसके अंदर भी उसका टाइप हमें पहले से ही डिफाइन करना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर है कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि अगर आपने एरे देखा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी डिक्लेयर किया हुआ तो लेट स्किल्स इज इक्वल टू एचटीएमएल सीएसएस एंगुलर और कोई वैल्यू भी उसके अंदर आ सकती है। आगे समझ में? आप नंबर भी उसके अंदर डाल सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। पर आप इसके अंदर आपको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग आपने अगर डिक्लेयर किया तो सभी वैल्यू स्ट्रिंग ही उसके अंदर आएगी। तो वैसे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली एंगुलर पढ़ने से अच्छा है कि आप उससे पहले बेसिक जान लो कि टाइपस्क्रिप्ट काम कैसे करता है, और फिर जाके आप एंगुलर कैसे काम करता है वो समझो, और फिर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। क्योंकि कोई भी चीज ये रट्टा मारने जैसी नहीं होती कोड के अंदर। ये प्रैक्टिकल आपको कॉलेज में क्या पढ़ा जा रहा है कि आप डायरेक्टली कोड दिया जाता है और इसे परफॉर्म करो और इसे रन करो। रन करना मतलब कोड का लॉजिक नहीं होता उसके पीछे, आपको पहले एक स्टेप वाइज ही जाना पड़ता है, तभी आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी और तभी आप उस कोड को समझ पाओगे और तभी आप कोई नया और प्रोग्राम उस पर परफॉर्म कर सकते हो। आगे समझ? इंटरफेस एक रूल बनता है ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर के लिए। अभी इंटरफेस है भी इसके अंदर, पर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी इंटरफेस जैसी कंसेप्ट नहीं है। अभी इंटरफेस के मतलब क्या कि पहले से आप यूजर के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप लेने हैं वो पहले से डिक्लेयर करो, जैसे नेम स्ट्रिंग ईमेल स्ट्रिंग, और उसके अंदर आप डिक्लेयर कर दो। फिर हमें क्या करना है, उस इंटरफेस को हम क्या करते हैं, यूजर इंटरफेस के रूल फॉलो करेगा। जैसे कि ह्यूमन डॉट क्या करूंगा, यूजर इज इक्वल टू नेम के अंदर हमें स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा क्योंकि आपने इंटरफेस के अंदर उसको स्ट्रिंग लिया, और ईमेल के अंदर भी आपको स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा क्योंकि पहले से आपने स्ट्रिंग लेना। मतलब एक रूल को आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आप बना दे रहे हो इंटरफेस के अंदर, और उसे बाद में क्या कर रहे हो कि उसके अंदर कोई जो वैल्यू लेनी है, जो रूल आपने पहले पहले डिफाइन किए उसी के अनुसार आपको क्या लेना पड़ेगा, नीचे वैल्यू लेनी पड़ेगी। आगे समझ? और जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई भी इंटरफेस नाम का कंसेप्ट नहीं है, और टाइपस्क्रिप्ट में इंटरफेस नाम का कंसेप्ट है। क्या है, सिंपली मैंने किया इंटरफेस यूजर नेम स्ट्रिंग किया है, इमेज स्ट्रिंग किया, और नीचे क्या किया, लेट यू वन एक आपने इंस्टेंस बनाया डॉट कोलन करके यूजर इज इक्वल टू क्या किया मैंने, नेम को हमें दे दिया, ईमेल के अंदर मैंने क्या दिया, वो ईमेल आईडी मैंने दे दिया। आगे समझिए। वैसे आप देखो क्लास विद कंस्ट्रक्टर मेथड ये सबसे ज्यादा आपके प्रोग्राम में यूज होने वाली है। तो क्या है क्लास और कंस्ट्रक्टर, आपने पहले से ही पढ़ा रखा है कि क्लास क्या होता है कि ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और कंस्ट्रक्टर आप जब भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो उसी समय आप उसे क्रिएट हो जाता है। आ गया समझ में? और वो क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है, आपको ये सभी को पता है, ये ओपी के अंदर आपने पढ़ा भी होगा। क्लास पर्सन नाम का होगा और कंस्ट्रक्टर उसके अंदर हम क्या करेंगे, पब्लिक नेम और पब्लिक ऑब्जेक्ट, मतलब पब्लिक लिखने से ऑटोमेटिक क्लास मेंबर बन जाता है। तो आपको पब्लिक ये लिखना ही है, पब्लिक नेम स्ट्रिंग मतलब उस क्लास का मेंबर हो गया, हमने कंस्ट्रक्टर को इधर बना लिया है। और आपने नीचे क्या किया, ग्रीट स्ट्रिंग, और रिटर्न क्या किया, हाय आई एम और दिस डॉट नेम, आपका नेम इधर आ जाएगा, मतलब उसके अंदर से वैल्यू हमने क्या ली, नीचे दिस वर्ड का यूज करके हमने क्या किया, क्लास के डेटा को हमने नीचे एक्सेस किया। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट आपका होता है। और न्यू ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जैसे कॉन्स्ट P1 न्यू पर्सन वन, देखो पर्सन वन की आपको लेना पड़ेगा, उसके अंदर आर्गुमेंट हमने क्या पास कर दी कि अमित, और अमित मतलब वो स्ट्रिंग है तो आपको स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा। नंबर 30 तो इधर 30 वो आ जाएगा। और जैसे आप फिर से P1 डॉट ग्रीट को प्रिंट करोगे तो हाय आई एम अमित आपको मिलेगा, क्योंकि अमित आपको नीचे से मिल रहा है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट के समय उसके अंदर न्यू पर्सन के अंदर हमने क्या किया, दो आर्गुमेंट पास किया, और जो आर्गुमेंट हमने ऊपर जैसे स्ट्रिंग आपने डिक्लेयर किया, तो अगर आपने नीचे से पास किया है उसे अमित पास किया, ये स्ट्रिंग है, तो ऊपर भी आपको पब्लिक नेम स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा। और अगर आपने नंबर नीचे से पास किया है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय, तो आपको ऊपर भी एज नंबर ही देना पड़ेगा। और जैसे आप उसको फिर से प्रिंट करोगे तो आप क्या करेगा, जो आपने क्लास के अंदर का डेटा है उसे एक्सेस करेगा, दिस की वजह से एक्सेस करेगा, और P1 डॉट ग्रीट करने से P11 करना पड़ेगा, P11 डॉट ट्वीट करने से हाय आई एम अमित आपको डायरेक्टली वो मिल जाएगा। आगे समझ में?
तो ऐसा ही कुछ करना है, कंस्ट्रक्ट क्लास विदाउट टाइप। ये आप समझ लो क्या करना है कि विदाउट टाइप अगर आप देखो तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको डायरेक्टली इधर ही दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम करना पड़ेगा, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज करना पड़ेगा, और उस कंस्ट्रक्शन के अंदर हम नीचे से वैल्यू क्या कर रहे हैं, नीचे से उसको वैल्यू हम दे रहे हैं। तो आप क्लास विदाउट टाइप भी उधर देख सकते हो, इधर हमने टाइप डिक्लेयर किया था, इधर कोई भी हमें टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसको भी आप जब प्रिंट करोगे तो आपको डायरेक्टली वही आउटपुट आएगा। क्या आउटपुट आएगा, हाय आई एम अमित, और ये आउटपुट आ जाएगा। आगे समझ क्यों आएगा, क्योंकि हमने p1 डॉट ग्रीड को एक्सेस किया, और ये क्या करेगा, दिस डॉट नेम करके इस क्लास की प्रॉपर डेटा को एक्सेस करेगा, और ये क्या करेगा, नेम को ढूंढेगा, नेम क्या दिया, अमित, तो हाय आई एम अमित, ये इधर प्रिंट हो जाएगा। आगे समझते कैसे क्लास विदाउट टाइप, क्लास और कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं, इंटरफेस कैसे यूज करते हैं, एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सभी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आपको कुछ पार्ट तक आपको एंगुलर समझ में आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट आपको अच्छे से आनी चाहिए, और फिर एंगुलर कैसे काम करता है वो भी अच्छे से आना चाहिए। पर मैं बेसिक के लिए, आपके ओरल के लिए मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ। वैसे आप देखो कि लेट मैसेज 1 इज इक्वल टू हेलो, मैंने इधर डिक्लेयर किया, और मैसेज को मैं क्या करता हूँ 1 2 3, मतलब टाइप में समझता है कि ये स्ट्रिंग है, और जैसे आपने एरर में आएगा क्योंकि मैसेज को पहले से स्ट्रिंग डिफाइन किया। अगर आपने ये मैसेज 1 ही है, पर आपको पहले से उसको क्या किया कि हेलो उसके अंदर डिक्लेयर किया मैसेज 1 को, और आप क्या कर रहे हो, मैसेज 1 को फिर से रिलेशनलाइज कर रहे हो किसी नंबर इनपुट के साथ। पर यह कहा, यह क्या हो जाएगा कि इधर एरर हो जाएगा, क्योंकि एरर क्यों आएगा, क्योंकि मैसेज 1 के अंदर वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है कि अगर आपने स्ट्रिंग इसके अंदर पास की तो मतलब उसका डेटा टाइप वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है कि इसका टाइप मैं स्ट्रिंग है। आप जब उससे नंबर उसके अंदर इनपुट दे रहे हो तो वो क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली क्या हो रहा है कि आपको एरर दे देगा कि ये इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, आपको ऐसा बता देगा। पर जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं। अगर आपने पहले से अगर मैसेज इक्वल टू हेलो सिंगल कोट्स के अंदर दिया होगा हेलो, और फिर आपको मैसेज को 1 2 3 दे रहे हो तो वो अलाउ कर देता है। आगे समझ में, यही ड्रॉबैक था, यही था कि इसके लिए हमें टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन आगे देखने को मिला। आगे समझ में? तो ये इतना जो पार्ट है टाइपस्क्रिप्ट क्या है, बेसिक काम क्या करता है, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क मॉडल कैसे काम करता है, वो हमने अभी समझ लिया। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एंगुलर को समझना, क्योंकि एंगुलर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, एंगुलर को प्रॉपरली आपको देखना पड़ेगा एंगुलर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले एंगुलर के अंदर आपने देखा होगा कोई भी चीज, तो क्या होती है कि आप उसके अंदर मॉडल सबसे ज्यादा देखोगे। मॉडल एक क्या होता है, एक सोचो एक मॉडल एक बॉक्स होता है जिसमें हम रिलेटेड चीजें रखते हैं। क्या होता है मॉडल, क्या होता है कि एक बॉक्स होता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक रिलेटेड चीजें रखते हैं। जैसे कि कंपोनेंट किसके लिए यूज होता है, यूआई बनाने के लिए, सर्विस डेटा या लॉजिक हैंडल करता है, वैल्यू क्या करता है, जैसे नंबर 3.14 ऐसे नंबर स्टोर करने के लिए, फंक्शन क्या होता है, जैसे कोई काम करने वाला कोड उसके अंदर होता है। तो ये मॉड्यूल होता है आपका, जो मॉडल है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लिखते हैं, सर्विस और एक्सटर्नल मॉडल हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पार्ट दिखेगा वो है मॉडल। क्या है, ये पूरा एंगुलर का स्ट्रक्चर है, ऐसा आप समझ सकते हैं कि एंगुलर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं, तो कंपोनेंट मतलब आप समझ सकते हैं कि मॉडल एक टूल बॉक्स है, उसके अंदर कुछ चीजें आपको रखी दी गई है। तो आप देखो जब भी आप एंगुलर फ्रेमवर्क को देखोगे तो उसके अंदर कुछ चीजें होगी, जैसे कि कंपोनेंट आप डिफाइन कर सकते हो, सर्विसेज को आप डिफाइन करते हैं, एक्सटर्नल मॉडल को आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हो। तो कंपोनेंट क्या होता है कि कंपोनेंट आप जहाँ यूआई बनाते हो, आप जब भी देखोगे तो उसके अंदर जो हम न्यू कंपोनेंट को जनरेट करें, जैसे होम हो गया, रजिस्टर हो गया, लॉगिन हो गया, इसे कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। सर्विसेज मतलब डेटा या लॉजिक हैंडल करता है, वहाँ क्या डेटा को या लॉजिक को हमें हैंडल करने के लिए सर्विस नाम की आपको फाइल वहाँ दिखेगी। और वैल्यू, वैल्यू जैसे उसके अंदर हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, वर्जन आप स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर। और फंक्शन जैसे कि ऐड टू कार्ट होगा, ऐसे फंक्शन हमें क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। आगे समझ में? तो यही सब चीजें किसके अंदर होती है, एक मॉडल के अंदर होती है, और ये उसी मॉडल मतलब क्या, एक टूल बॉक्स आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट है कि टेम्पलेट, आप जब एंगुलर के अंदर देखोगे तो टेम्पलेट के लिए एज एचटीएमएल लैंग्वेज को यूज किया जाता है। ये एचटीएमएल का पार्ट होता है जिससे यूजर स्क्रीन पे देखता है, इसे हम लिखते हैं क्या शो करना है। एचटीएमएल आपको पता है कि वो फ्रंट एंड का पार्ट है कि हमें शो क्या करना है, वो क्या होता है टेम्पलेट के अंदर आ जाता है। तो एंगुलर के अंदर एक देखो टेम्पलेट के अंदर क्या होता है, एचटीएमएल टैग्स और डायरेक्टिव उसके अंदर डिफाइन होती है। और जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है, आप देखो एचटीएमएल और कंपोनेंट के बीच में आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। और कैसे होता है कि उसके लिए दो कॉन्सेप्ट आती है, वो आगे हम देखेंगे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग क्या होता है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि मेटा डेटा क्या होता है। ये एक तरह का सेटिंग होता है जो एंगुलर को बताता है ये कंपोनेंट है या सर्विस है, डायरेक्टिव है, इसका टेम्पलेट क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, ये सब मेटा डेटा के अंदर होती है। मेटा डेटा मतलब क्या कि डेटा अबाउट डेटा, जैसे कि आपने कोई फाइल अगर स्टोर की है तो उस फाइल के अंदर कब ओपन किए, उस फाइल का पाथ क्या है, कब आपने ओपन किए, कब आपने उसे क्लोज किए, तो ये लॉग के फॉर्म में जो डेटा होता है वो मेटा डेटा के अंदर होता है। तो वैसे आप देखो उस मेटा डेटा के अंदर ये प्रोवाइड किया होता है कि कौन सी फाइल ये टेम्पलेट प्रोवाइड कर रही है, कौन सी फाइल डायरेक्टिव प्रोवाइड कर रही है, कौन सी फाइल कंपोनेंट प्रोवाइड करेगी, और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, मेटा डेटा के साथ कनेक्टेड होती है। और वो किससे कनेक्टेड होती है, और टेम्पलेट के साथ कनेक्टेड होती है। आगे सामने ये तो ये हो गया हमारा मेटा डेटा क्या होता है, वो अभी हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमें समझना है कि डायरेक्टिव क्या होता है। ये एचटीएमएल कंपोनेंट को स्पेशली बिहेवियर देता है। तो आपने देखा होगा कि डायरेक्टिव आप देखो उसके अंदर एचटीएमएल टैग्स और डायरेक्टिव, और नीचे आप देखोगे एचटीएमएल टैग्स और डायरेक्टिव, और नीचे आप देखो मेटा डेटा के नीचे आपको देखने को मिलेगा डायरेक्टिव। जैसे कि मेटा डेटा क्या होता है, अभी मैंने समझा दिया कि डेटा अबाउट डेटा की इंफॉर्मेशन जो स्टोर करने की, क्या सर्विस प्रोवाइड करनी, क्या टेम्पलेट प्रोवाइड करनी, ये सभी क्या आप किसके अंदर स्टोर होते हैं, मेटा डेटा के अंदर स्टोर होते हैं। और डायरेक्टिव क्या होता है, डायरेक्टिव आप कह सकते हैं एचटीएमएल का एलिमेंट को स्पेशल बिहेवियर देता है। क्या देता है, एलिमेंट को स्पेशल बिहेवियर देता है। जैसे कि अगर तुमने चाहते हो कि एक बॉक्स माउस के ऊपर आए तो कलर चेंज हो, ये डायरेक्टिव से होता है। जैसे आपने कई भी वेबसाइट देखी होगी तो किसी माउस के पर किसी
एलिमेंट के ऊपर या आप कह सकते हो कि बटन के ऊपर आपने माउस ले गए तो उसका क्या होता है कि माउस का कलर मतलब उस बटन का कलर चेंज हो जाता है। आगे समझ, तो बटन का कलर चेंज होना ही ये कौन डिपेंड करता है, ये डायरेक्टिव्स आपको डिपेंड करता है। डायरेक्टिव्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप दे सकते हो। जैसे कि आप कंपोनेंट को दे सकते हो, कंपोनेंट क्या करता है, ये पूरा एक पार्ट होता है ऐप, जैसे कि कार्ड फॉर्म, एचटीएमएल फॉर्म या बटन फॉर्म का कोड अगर लिखना है तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, कंपोनेंट को जनरेट करते हैं और उसके अंदर एचटीएमएल राउटिंग क्या करना है हमें, टीएस क्या डिफाइन करना है, और उसको हम क्या करते हैं उस कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करते हैं। इसमें एचटीएमएल टेम्पलेट, सीएसएस डिजाइन और टाइपस्क्रिप्ट लॉजिक होता है। आगे सामने तीन फाइल इसके अंदर होती है, एचटीएमएल, सीएसएस और टाइपस्क्रिप्ट का लॉजिक उसके अंदर मेनली डिफाइन होता है। और मैंने गलती से बोल दिया कि राउटिंग, ये नीचे आपका ऐप डॉट राउटर, आगे आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर आपका डिफाइन होता है। तो नीचे आगे मैं समझाऊंगा कि कहाँ राउटिंग आपकी डिफाइन होती है। और इंजेक्टर मतलब और सर्विस मतलब क्या, सर्विस एक हेल्पर जैसा होता है जो डेटा को फेच करता है या कुछ लॉजिक हैंडल करता है। इंजेक्टर इंश्योर करता है कि कंपोनेंट को सही सर्विस मिल जाए, मतलब जो भी आप बैकएंड से डेटा लाने वाले हो और हमें क्या करना है, जो भी कंपोनेंट आपका काम कर रहा है उसे सही से क्या हो जाए कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप फेच करके आ रहे हो वो सही इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक कंपोनेंट को चली जाए। ये कौन डिफाइन करता है, आपका इंजेक्टर डिफाइन करता है। अभी ये हो गया सब कुछ, मेटा डेटा क्या है, डायरेक्टिव्स क्या है, टेम्पलेट क्या है, मॉड्यूल क्या है, इंजेक्टर क्या है, कंपोनेंट, ये सभी क्या है, एंगुलर का आर्किटेक्चर है। आपको पहले मैंने आर्किटेक्चर समझा दिया क्योंकि आगे आपको और आसानी से वो समझ में आ जाए। आगे समझ, आर्किटेक्चर के कंपोनेंट की भी मैंने अच्छे से समझा दी। अभी जो मेन पार्ट है जिसके ऊपर आपको समझना है, जो कोड के अंदर भी आपको यूज होने वाला है, वो है बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब क्या, कि डेटा को कलेक्ट करना है। इससे पहले भी आपने समझा, इनकैप्सुलेशन समझते वक्त आपने समझना होगा कि डेटा को बाइंड करना क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होता है। वैसे ही बाइंड करना मतलब क्या, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग मतलब कंपोनेंट से टेम्पलेट तक डेटा भेजना। एग्जांपल यूजर नेम शो करना, क्या है, कंपोनेंट से कंपोनेंट से आप देखो, कंपोनेंट से क्या क्या है कि डेटा शो करना है, टेम्पलेट तक डेटा भेजना है, यही प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है। जैसे कि आप देखो कई, अगर आपने कंपोनेंट के अंदर नेम ईमेल अगर शो की है और हमें क्या करना है, उसका नेम आगे आपको दिखाना है किसी वेब पेज के अंदर, तो ये क्या होगा, कंपोनेंट से वो डेटा आ रहा है, वो आपकी टेम्पलेट पे, एचटीएमएल टेम्पलेट पे आपको दिख रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग कहते हैं। और नेक्स्ट आप देखोगे, अभी हम समझेंगे कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है, कोड के माध्यम से भी समझेंगे। और इवेंट बाइंडिंग क्या है, टेम्पलेट से कंपोनेंट तक का सिग्नल भेजना, जैसे कि बटन क्लिक होने पर काम करना, क्या, जैसे कि टेम्पलेट से कंपोनेंट तक। जैसे कि आप कई वेबसाइट पे गए तो आप जैसे सबमिट का बटन देते हो तो आपका फॉर्म क्या हो जाता है, सबमिट सक्सेसफुली, और आपको एक अलर्ट मैसेज दिखता है। तो ये क्या होगा कि आपने कोई बटन दबाने पर उसे क्या एक्शन परफॉर्म करनी है, कौन सा लॉजिक आपको यूआई पे रेंडर करना है, ये होता है आपका इवेंट बाइंडिंग। मतलब कौन इवेंट ऑकर होने के बाद हमें क्या शो करना है, ये कौन बताता है, आपका इवेंट बाइंडिंग का मतलब आपने फ्रंट एंड पे कोई एक्शन परफॉर्म की और आपको क्या मिलेगा, जो कंपोनेंट जैसे कि आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो आपको नीचे क्या मिलेगा, सबमिट सक्सेसफुली, ऐसा मैसेज आपको दिखना चाहिए, वो कंपोनेंट क्या होगा, रेंडर आपको हो जाएगा। और प्रॉपर्टी बाइंडिंग मतलब जैसे कि आपको पहले से उसे नेम शो करना है, जैसे कि आपने लॉग इन हो गया तो हाय आई एम जयेश, आपका जयेश नाम क्या हो रहा है, कंपोनेंट से वो जयेश नाम आपका आ जा रहा है और यूआई पे आपका रेंडर हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कुछ लेकर आपके यूआई पर रेंडर हो रही है। और आप देखो ये कंपोनेंट इवेंट बाइंडिंग में क्या हो रहा है कि आपने कोई इवेंट परफॉर्म किया, इवेंट परफॉर्म किया तो वो हमें क्या शो करना है, वो कहाँ से आएगा, आपके शो करना है तो कंपोनेंट से आपको लेकर दिया जाएगा, मतलब वो टेम्पलेट से कंपोनेंट होगा और ये कंपोनेंट से टेम्पलेट होगा। आगे समझ में, तो ये दोनों चीजें मैंने समझा दी है। आगे भी मैंने बहुत सारी चीजें इधर लिखी है, ये भी आप पढ़ सकते हो कि कैसे ये काम करता है, कि जिसे मैंने लिखा है क्योंकि अभी मैंने पूरा आपको समझा दिया। आगे समझ के ये टेबल आप पढ़ के जाओ और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इधर पूरा समझा दिया कि प्रॉपर्टी और इवेंट बाइंडिंग क्या है एक्चुअली। आगे समझ पूरा मैंने समझा दिया, तो आप डायरेक्टली इसे पढ़ लो और कोड का एग्जांपल भी मैंने दिया है, उसे भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग को आप लिखते हैं कैसे कोड के अंदर, उसका सिंबल क्या होता है। जहां भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करते समय, तो वो क्या होती है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है। सेट प्रॉपर्टी फॉर्म कंपोनेंट, अगर कोई सेट प्रॉपर्टी आपने देखी होगी उसके अंदर अगर स्क्वायर रूट आ दे रहे तो मतलब क्या, प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर रहे हैं। प्रॉपर्टी बाइंडिंग मतलब क्या, ये देखो प्रॉपर्टी बाइंडिंग मतलब क्या, कंपोनेंट से टेम्पलेट तक हमें जाना है, मतलब हमें कुछ कंपोनेंट से लेकर हमें क्या करना है, हमें टेम्पलेट में शो करना है। आगे समझ। और इवेंट बाइंडिंग मतलब क्या, कॉल मेथड और यूजर एक्शन, जैसे कि मैंने अगर तो वहाँ कौन सा यूज करेंगे, आपको सिंपल पैरेंथेसिस आपको यूज करनी है, ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस आपको यूज करनी है। और टू वे होगा तो क्या होगा, आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग के अंदर इवेंट बाइंडिंग आपका हो जाएगा। डेटा बोथ वेज आपको, जैसे कि एनजी मॉडल हम यूज करेंगे अपने कोड के अंदर, डेटा सिंक्स बोथ वेज। आगे समझ में, तो यही आपको करना है। और उसके जो इवेंट है ये आपको अच्छे से रखना है, क्योंकि ओरल के अंदर आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि एंगुलर के हुक्स क्या है, लाइफ साइकिल हुक्स कौन कौन से है उसके, तो मैं डायरेक्टली आपको यही समझा देता हूँ। उसका आपको अगर और डिटेल में समझना है तो मैं जैसे वन शॉट लेकर आने वाला हूँ कि वैड के थ्योरी सब्जेक्ट का वन शॉट लेकर आना है, उसके अंदर और अच्छे से मैं डिटेल में आपको ये समझाने वाला हूँ कोड के साथ, वो भी। तो इसको आपको क्या करना है, बेसिक हुक्स क्या कौन कौन से होते हैं और उसका काम कैसे होता है, ये मैं सिर्फ इधर समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। तो हम इसको अगर आप समझाते बैठे तो और 1 घंटा लग सकता है, तो मैं सिर्फ बेसिक काम क्या होता है तो सिर्फ समझाता हूँ आपको यार। जब एंगुलर एक कंपोनेंट क्रिएट करता है तो अपडेट करता है या डिस्ट्रॉय करता है तो कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन हुक्स कॉल करता है, इन्हें लाइफ साइकिल हुक्स कहते हैं। कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करते हैं एंगुलर के अंदर, आप यूज कर रहे हैं तो मतलब वेब पेज के अंदर अगर आपने एंगुलर फ्रेमवर्क का यूज किया होगा तो वो ऐसे ही नहीं होता, उसके अंदर कुछ लाइफ साइकिल हुक्स होते हैं। तो ये लाइफ साइकिल हुक्स हमें जानना है कि कौन कौन से हुक्स उसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहला जो हुक्स होता है वो होता है एनजी ऑन चेंज।
कब कॉल होता है? जब एट रेट इनपुट प्रॉपर्टी चेंज होने पर। क्या कब कॉल होता है? कि आप कोई भी इनपुट प्रॉपर्टी अगर चेंज करते हैं, जैसे कि डेटा को अपडेट फ्रॉम पेरेंट, डेटा को हमने क्या किया, अपडेट किया फ्रॉम पेरेंट से, तो कौन सा हुक्स कॉल होता है? आपका एनजी ऑन चेंज हुक्स कॉल होता है। वैसे आप देखो एनजी ऑन इट मतलब जैसे कंपोनेंट को इनिशियलाइज करते समय हम क्या कौन सा हुक कॉल होता है? जिसकी एपीआई कॉल हो गया, वेरिएबल सेट किया, तब हम यूज करते हैं उसको, तो एनजी ऑन इट जो लाइफ साइकिल हुक से वो आपका आएगा। तो सिर्फ आपको क्या करता है कि एनजी ऑन इट क्या काम करता है? कंपोनेंट इनिशियलाइज होने पर काम करता है। कब होता है? एपीआई कॉल समय, वेरिएबल सेट करते समय एनजी ऑन इट का यूज किया जाता है। और एट रेट इनपुट प्रॉपर्टी चेंज होने पर एनजी ऑन चेंजेस आता है। डेटा अपडेट फ्रॉम पेरेंट, तब एनजी ऑन चेंज का यूज होता है। एनजी डू चेक मतलब क्या? हर चेंज को डिटेक्शन साइकिल में कोई भी चेंज होता है, जैसे कस्टम चेक्स करना, कोई भी चेंज अगर उसके अंदर होता है तो उसको चेक चेंज होने पर क्या होता है? आपका एनजी डू चेक मतलब वो चेक चेंज को डिटेक्ट करता है एनजी डू चेक। आगे समझे? एनजी आफ्टर कंटेंट यूनिट मतलब क्या? कंटेंट प्रोजेक्शन के बाद, कंटेंट प्रोजेक्शन के बाद के अंदर की काम मतलब अंदर की काम, कंटेंट को प्रोजेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है वो डिपेंड करता है आपका एनजी आफ्टर कंटेंट यूनिट का नाम का होगा। एनजी आफ्टर कंटेंट चेक, प्रोजेक्शन कंटेंट को चेक होने के बाद क्या करना है? प्रोजेक्शन चेक को चेक करना है, मतलब वैलिडेट प्रोजेक्टेड डेटा, क्या आपने जो डेटा प्रोजेक्ट किया है वो वैलिडेट है क्या नहीं, वो चेक कौन करता है? एनजी आफ्टर कंटेंट चेक नाम को बुक से लाइफ साइकिल उसके अंदर वो डिफाइन हो जाता है। उसके बाद है एनजी आफ्टर व्यू एंड, कंपोनेंट व्यू व्यू फुल लोड होने के बाद, कंपोनेंट अगर फुल लोड होने के बाद आपके डॉम एलिमेंट है उसका एक्सेस किसके बाद होता है? एनजी आफ्टर व्यू यूनिट, मतलब जो भी व्यू आपको दिख रहा है वो सब हैंडल कौन कर रहा है? एनजी आफ्टर व्यू यूनिट के बेसिस पर ही वो आपका हैंडल हो रहा है। वैसे आप देखो एनजी आफ्टर व्यू चेक मतलब व्यू चेक होने के बाद यूआई ट्विक्स, ये सिर्फ आपको समझना है कि क्या होता है। आगे हम इस पे अगर सभी हुक्स को अगर मैं समझाता बेटा तो 1 घंटे का और वीडियो लग सकता है, तो ये सिर्फ आप इधर देख लो। मैं आगे वैसे भी थ्योरी के कॉन्सेप्ट लेकर आने वाला, तो उसमें और अच्छे से आपको क्लियर होगा। और एनजी ऑन डिस्ट्रॉय मतलब क्या? कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने से पहले अनसब्सक्राइब और क्लीन अप टाइमर्स जैसे काम करते समझ लो। कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने से पहले आप क्या करेगा? एनजी ऑन इट उसे क्या एनजी ऑन इट डिस्ट्रॉय का जो हुक से लाइफ साइकिल वो इधर कॉल हो जाएगा। आगे समझ। तो अब तक हमने समझ लिया कि लाइफ साइकिल हुक्स क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हुक्स है वो मैंने पूरे समझ लिया कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या है, मॉडल्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, वो मैंने पूरा आपको इधर समझा दिया। आगे समझ। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको ओरल में आ सकती है वो मैं पहले से इधर समझा दे रहा हूँ। आगे समझ। अभी हम नेक्स्ट जो चलते हैं, ये और अच्छे से मैंने बताया कि कब चलता है, मतलब एनजी ऑन चेंजेस पेरेंट से डेटा चेंज होने पर, एनजी ऑन इट कंपोनेंट पहली बार लोड होने पर, एनजी टू चेक हर कस्टम मैनुअल चेंज डिटेक्ट होने पर, एनजी आफ्टर व्यू कंपोनेंट का एचटीएमएल रेंडर होने के बाद, एनजी आफ्टर व्यू चेक हर व्यू चेक के बाद, एनजी आफ्टर कंटेंट जब पेरेंट डायनामिक कंटेंट भेजे एनजी कंटेंट, और एनजी डिस्ट्रॉय जब कंपोनेंट स्क्रीन से हटाया जा रहा हो, तब आपका ये इवेंट कब चलते हैं मैंने इधर डिफाइन कर दिया। ये सिर्फ आप पढ़ो, इसमें कुछ ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। जब मैं फुल वीडियो आएगा वेड का 3rd यूनिट का, तब और अच्छे से मैं आपको ये समझाऊंगा। तो अभी मेन काम आपका इधर से स्टार्ट हो रहा है। ये आप तक आपको कि सर आपने तो आधा घंटा इसमें चला दिया, पर मैं जो भी पढ़ाता हूँ ना वो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जैसे कि डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ कोड कैसे रन हो रहा है, ये कंपोनेंट इधर से आ रहा है, ये सब मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला। आगे समझ। वैसे मुझे मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो उसमें ऐसा आपको मतलब मेरा काम ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ाना नहीं, डायरेक्टली आपको मैं कमांड रन करके कोड को दिखा दूंगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आपकी दिमाग में क्लियर नहीं होगी तो और आगे क्या है वो सिर्फ आप लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो, टाइप कर रही है, मतलब याद कर रही है साफ साफ। आगे समझ। तो आपको अच्छे से वो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल होना चाहिए। आपको डायरेक्टली नोड को इंस्टॉल करना है, डाउनलोड कर लेना है डायरेक्टली नोड जेएस, आप गूगल पे जाना है और उसे क्या करना है डाउनलोड आपको कर लेना है। अभी मेरे सिस्टम में पहले से ही डाउनलोड है तो मैं अभी डाउनलोड नहीं करेगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लो, आगे इंस्टॉल करके सिर्फ नेक्स्ट 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 करके आपको वो इंस्टॉल हो जाएगा। आगे समझ। एंगुलर सीएलआई को सबसे पहले हमें क्या करना है? npm इंस्टॉल -g एंगुलर सीएलआई को हमें क्या करना है? सबसे पहली जो कमांड है जो अभी हमें परफॉर्म करनी है कि जो एंगुलर सीएलआई को हमें सबसे पहले क्या करना है? इंस्टॉल करना है। ये होने के बाद आप देखो ये कमांड आपको थोड़ी नहीं लग सकती, पर आप देखिए ये कमांड डालने के बाद ये कमांड अगर नहीं डालोगे तो आपके जो भी राउटर मॉडल डॉट टीएस जो फाइल है वो आपकी नहीं आएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है? एनजी न्यू प्रोजेक्ट हाइपर नेम, आपका जो प्रोजेक्ट का नेम होगा उसे लेना है, प्रोजेक्ट का नेम हमें जो देना है वो लेंगे, और हाइपर हाइपर नो क्या होगा? नो हाइपर स्टैंड अलोन हमें लेना है। अभी वो होने के बाद हमें क्या करना है? राउटिंग को इनेबल करना है, यस यस को हमें क्या करना है? हमें लेना है। इतने सभी ऑपरेशन हमें क्या करना है? सबसे पहले करते हैं और फोल्डर बनाते हैं और आगे का काम अब हमें कर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक फोल्डर बना लेना है, उसका नाम मैं दे देता हूँ इधर। क्या नाम देता हूँ? कि हमारा एंगुलर एंगुलर प्रैक्टिकल नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ, प्रैक्टिकल इस नाम का मैं फोल्डर बना देता हूँ। जब ये होने के बाद हमें क्या करना क्या है कि उसे मैं वीएस कोड के अंदर क्या करूँगा? ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो अभी इधर मैं उसको ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये होने के बाद हमें करना क्या है कि ओपन फोल्डर हमें करना है। क्या करेंगे? हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और जो एंगुलर प्रैक्टिकल का फोल्डर बना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अभी हमें क्या परफॉर्म करना है कि सबसे पहले जो कमांड थी हमारी, क्या कमांड थी? टर्मिनल को ओपन कर लेना है। न्यू टर्मिनल को ओपन करने के बाद आप क्या करना है? इधर से क्या करना है? सिर्फ आपको जो पहली कमांड है मैं आपको अभी इधर बताता हूँ कि क्या कमांड है। एनजी न्यू प्रोजेक्ट हाइपन हाइपन नो स्पेस देकर हाइपन हाइपन डैश नो नो डैश स्टैंड अलोन, आपको ये कमांड देनी है। तो हमें क्या करना है? इस कमांड को हमें सबसे पहले लेना है। ये कमांड होने से पहले भी हमें एक इंपॉर्टेंट काम कर लेना है, वो मतलब क्या है कि एंगुलर सीएलआई को हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले जो कमांड होगी हमारी क्या है? एंगुलर सीएलआई को इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको नो स्टैंड अलोन की कमांड लेना है। तो सबसे पहले जो कमांड है वो क्या है? एनपीएम इंस्टॉल हाइपन एंगुलर
CLI आपको ये प्रोवाइड करा है। तो इस कमांड को आपको डालना है। ये डायरेक्टली आप उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, एंगुलर के डॉक्यूमेंटेशन पे, तो वहाँ भी आपको ये कमांड प्रोवाइड की जाएंगी। पर वहाँ देखो कुछ कमांड नो स्टैंड अलोन वाली कमांड नहीं, तो हमारा प्रैक्टिकल वहाँ रन होने के चांसेस कम है। पर इसके हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ मिल जाएगा। तो मैं जो स्टेप बता रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ लो। अभी ये थोड़ा वेट करेगा। अब देखो 52 पैकेज उसकी इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी तो नेक्स्ट कमांड है वो हमें लेनी है। वो क्या है कि नेक्स्ट कमांड हमारी क्या थी कि एनजी क्या है, एनजी हाइपन एनजी न्यू। अभी हम प्रोजेक्ट नेम का नाम क्या देते हैं कि जैसे कि अभी मान लो कि मैं इधर उसका मतलब हमें जो प्रोजेक्ट का नाम देना है वो अभी क्या देता हूँ मैं कि जेके नाम हमारा प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ। क्या करता हूँ, जेके हमारे प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ। अभी न्यू जेके नाम का फोल्डर आप प्रोजेक्ट का नाम आपका आ जाएगा। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो पूरा जो अभी क्या आएगा, CSS को हमें चूज करना है। यस, तो हम क्या करेंगे, एंटर इधर दबाएंगे कि हमें CSS अच्छे से आती है तो हम CSS का यूज इधर करेंगे। और हमें क्या करना है कि SSG फाइल जैसे कि स्टैटिक साइट जनरेशन की सर्वर साइड जैसे मतलब हाई क्वालिटी का अगर कोड अगर लिखना है उसके लिए SSR की जरूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, तो नो करेंगे, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। अभी देखो नीचे आपका आ जाएगा, नीचे आपका उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स हमें चाहिए, इनबिल्ट फाइल आप जैसे कमांड डालने के बाद आती है तो सभी फाइल वो इधर आ जाएंगी। आ गए समझ? थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए, पर हमें वेट करके ही आगे जाना है। आ गए समझ? तो क्या क्या है उसको प्रॉपरली समझो आप, क्योंकि कोई भी कंटेंट सकती है पर हमें वेट करना है। डेटा की साइज भी यार डिफाइन की, देखो 2933 हर फाइल के अंदर कितने बाइट्स का डेटा आ रहा है उसे भी इधर आप देख सकते हैं। इसको भी पढ़ो क्योंकि इसमें से भी कुछ लॉजिक आपके जैसे देखो सक्सेसफुली हमारा सब कुछ हो गया है कि हमारा जो ये फोल्डर है उसके अंदर सभी फाइल्स अभी आ चुकी होगी। अभी नेक्स्ट हमें क्या काम परफॉर्म करना है, तो अभी ये करने से पहले हम क्या करते हैं कि बेसिक इसको रन करके चेक करते हैं। तो हमें जो कमांड यूज करनी है एंगुलर के कोड को रन करने के लिए, तो वो एनजी सर्व। तो हम क्या करेंगे, एनजी सर्व करने से पहले आप देखो हमें सीडी क्या करना पड़ेगा, जेके करना पड़ेगा, उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा और फिर हमें क्या करना है, एनजी सर्व करना है। अगर समझ एनजी सर्व मैं करूंगा तो डायरेक्टली आप देखो हमारा ऐप इधर बिल्ड हो जाएगा। इधर मैं वाई कर देता हूँ और एनजी एनालिटिक्स डिसेबल हो गया। और हम क्या करते हैं, फिर से वीडियो लाइक डिफरेंट पोर्ट, यस मैं डिफरेंट पोर्ट पे भी उसे रन करना चाहता हूँ। और हम क्या करेंगे, अभी ये जैसे लिंक हो जाएगा तो आपको क्या करना है, फॉलो लिंक पे जाके आप देखो, इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ पीछे वाले वाले। आप देखो अभी जो बेसिक आपका जो आ जाता है कि एंगुलर का सबसे पहले आप इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको वो डायरेक्टली वो एंगुलर का पेज आ जाता है। तो वो किसके अंदर होता है, वो कोड अगर हमें ये हटाना है, ये सभी चीजें अगर हटाना है तो किसके अंदर होता है, अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, SRC के अंदर जाना है, ऐप के अंदर जाना है और ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML के अंदर जाकर आपको ये सभी चीजें क्या करनी है, हटा देंगे। था जैसे मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी, क्या करना था। अभी हम अपने PPT पे चलते हैं। क्या दिखाया था मैंने कि वेलकम मैसेज आएगा और हमें रजिस्टर को होम पेज के ऊपर मतलब जो पहला है आपको उसके अंदर क्या करना है, लिंक करना है। मतलब अगर आप पहले जैसे वेबसाइट पे आओगे तो अगर आपने इससे पहले अगर अकाउंट नहीं बनाया होगा तो आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। आगे सामने तो अभी आपका जो ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML है उसके अंदर हमने क्या किया, एक सिंपल सा पैराग्राफ टैग के अंदर फर्स्ट टाइम ऑन द वेबसाइट टू रजिस्ट्रेशन एक मैसेज दे दिया। ऐसा वैसे आपको हेडिंग के अंदर हमने हेडिंग दे दी, वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला, जहाँ कोडिंग सिखाना आसान मजेदार और करियर बिल्डिंग, ऐसा कुछ लाइन हमने हेडिंग के अंदर दे दी। और राउट किया कि हम जब भी पेज पे आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए हम क्या, राउटर लिंक उस डबल कोट्स के अंदर रजिस्टर को दे दिया और नीचे क्या किया, राउटर हाइपन आउटलेट को हमने ओपन किया और क्लोज हमने क्लियर किया। तो ये सबसे वाली फाइल है जहां हम क्या करते हैं कि पूरा जो पेज का कंटेंट आपको एंगुलर रन करने के बाद दिख रहा था उसे निकालकर हमें उस फाइल के अंदर ये डेटा डालना है। आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, जो आपको फर्स्ट ओपन वेबसाइट होने के बाद रन होने के बाद सबसे पहले जो दिखेगी वो ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML जरूर फाइल वो आप दिखेगी। तो ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML के अंदर मैं डायरेक्टली ऐसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि कोड अगर टाइप करते बैठूंगा तो और टाइम चला जाएगा। उसी टाइम को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। आ गए समझने, और कौन समझने पे ज्यादा देना है। ये फाइल मैं वैसे भी गिटहब के अंदर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आ गए सबसे पहले हम हेडिंग टैग के अंदर क्या किया, उस टैग हेडिंग टैग के अंदर वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला इधर दे दिया। और पैराग्राफ टैग है उसके अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम ऑन तो हमें रजिस्ट्रेशन परफॉर्म करना है। और क्या क्या रजिस्टर रजिस्टर हमने ये कर दिया। अब ये होने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारी जो प्रोसीजर थी वो आगे आज मैं आपको समझाता हूँ कि हमें क्या करना है, कंपोनेंट को जनरेट करना है, वो भी नो स्टैंड अलोन के साथ। मतलब हमें कोई भी नो स्टैंड अलोन मतलब क्या, ट्रेडिशनल एनजी मॉडल बेसिस पे हमें कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नो स्टैंड अलोन को लेते हैं। अगर समझ, रजिस्टर एनजी मॉडल के बेस पे कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नो स्टैंड अलोन का यूज करते हैं। क्या करना है, सिर्फ एनजी जनरेट कंपोनेंट होम आइकन आइकन नो आइकन शॉर्ट स्टैंड अलोन हमें करना है। वैसे अगर हमें 3 कंपोनेंट चाहिए तो वो तीनों कंपोनेंट एक ही साथ हम करते हैं। चलते हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म हम ले सकते हैं एनजी जनरेट का जी और कंपोनेंट का सी, और उसके आगे आपको क्या करना है, डायरेक्टली वो दे देना। अभी हम चलते हैं उस कंपोनेंट को जनरेट करने के लिए। तो क्या करना है हमें, इधर आगे देखो हम क्या करते हैं, इसे अभी बंद कर देते हैं, कंट्रोल सी करने के बाद हमें करना क्या है, देखो देखो इधर देखो, हमें सबसे पहले करना है कि जो आपका होम है एनजी जनरेट कंपोनेंट होम नो स्टैंड अलोन, हमें उसके अंदर लिखा हाइफन हाइफन। ये अच्छे से आपको कमांड करके जाना है, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली कमांड नहीं दी जाएगी। तो डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, एन जी जी स्मॉल सी स्मॉल और होम और उसके बाद हाइफन हाइफन नो
हाइपन स्टैंड अलोन आ गया समझ में। और होम के बाद थोड़ा स्पेस है वो भी आप अच्छे से देख के लेना। अभी मैं इसको करता हूँ तो हमारा जो कंपोनेंट है वो इधर जनरेट हो जाएगा। तो इधर देखो जैसे मैं जनरेट किया तो एक होम ऐप के अंदर ही आपका होम कंपोनेंट इधर आ चुका है। वैसे अगर मुझे क्या करना है, होम अपना हो चुका है और अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो है उसे हम परफॉर्म करते हैं। कौन सा करना है हमें, कि रजिस्ट्रेशन वाला करना है। तो रजिस्ट्रेशन का भी मैं इधर कर देता हूँ, एनजी जनरेट कंपोनेंट रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। अभी ये होने के बाद हमें क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें करना है, होम हो गया, लॉगिन हो गया, उसके बाद हमें करना है लॉगिन को भी हमें करके जाना है। लॉगिन को भी अभी मैं जनरेट कर देता हूँ और हर के आगे हमें क्या करना है, नो स्टैंड अलोन करना है। अभी नो स्टैंड अलोन करके हमारा क्या हो जाएगा, इधर आप देखो ये जो फाइल है उसके अंदर आप देखो तो आपका जो स्टैंड अलोन है उधर फॉल्स आपको दिखेगा। आगे समझ, तो आपको पूछा जा सकता है कि नो स्टैंड अलोन करने से क्या हो रहा है। तो आप देखो स्टैंड अलोन आपका फॉल्स मतलब हम क्या करें कि जो स्टैंड अलोन क्या कंसेप्ट है आपको पहले पढ़ लो। पर नो स्टैंड अलोन मतलब मैंने समझा दिया कि हमें एनजी मॉडल के पुराने वर्जन के साथ ही हमें काम करना है या मॉडल जनरेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसका नो स्टैंड अलोन हमने कर दिया। अभी हम चलते हैं हमारे आगे के कोड पे कि हमें आगे करना क्या है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो भी रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल है तो उसके अंदर हमें क्या करना है, इसको हमें हटा देना है। ये हटाने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें जो रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए कि फॉर्म हमें बनाना है, क्या करना है रजिस्टर के लिए फॉर्म। तो अभी मैं डायरेक्टली आपको इधर कोड पहले दिखाता हूँ और उसको हम रन करके चेक करते हैं। अभी हमें क्या करना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पहले पेज गए, जैसे आप पहले पेज पे क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रजिस्टर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर का आप जो फॉर्म है आपका ओपन हो जाएगा। तो रजिस्टर फॉर्म को हमने इधर क्या किया, सिर्फ फॉर्म टैग के अंदर उसको रजिस्टर फॉर्म का हमने क्या किया, इधर एक फॉर्म बना लिया, ऊपर रजिस्टर नाम दे दिया और बटन। जैसे आप ऑन रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आप ऑन रजिस्टर के अंदर क्या हो जाएगा, ऑन रजिस्टर के अंदर आप देखो नेविगेट को क्या कहा हो जाएगा, आपका लॉगिन के पेज के ऊपर आपका चला जाएगा। और ये राउटर हमने जो बनाया है इसके लिए हमें कौन सा पैकेज, ऊपर एक पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं। कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल के अंदर मैं डायरेक्टली आपको कोड को कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ, टाइम आपका ज़्यादा इफिशिएंटली यूज हो जाए। आ गया समझ। तो देखो रजिस्टर को हम क्या किया, जस्ट हिडन दी, और फॉर्म टैग के अंदर आपने क्या किया, दो ड्यू बना दिए, एक नेम के लिए, उसके अंदर क्या किया मैंने, लेबल फॉर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट या आईडी उसको दे दिया, यूजर नेम और नेम उसका दे दिया, यूजर नेम और रिक्वायर्ड। आप ये सभी को पता है फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, तो फॉर्म हमें एक क्रिएट कर देना है। और लास्ट में जो बटन है उसके अंदर हमें क्या करना है, टाइप बटन क्लिक ऑन रजिस्टर नाम का जो हम रजिस्टर ऑन रजिस्टर को कॉल हो जाएगा और रजिस्टर के अंदर क्या हो जाएगा, बटन के अंदर हमने रजिस्टर दे दिया। जैसे रजिस्टर पे करोगे तो आप रजिस्टर हो जाएगा। और ऑलरेडी हमारा अकाउंट, आप एक राउटर लिंक दी जाएगी, अगर आपका अकाउंट है तो आप डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। मतलब रजिस्टर लॉगिन आप क्या हो जाएगा, लॉगिन के ऊपर आ जाएगा। रजिस्टर होने के बाद जैसे रजिस्टर दबाओगे तो आप लॉगिन के ऊपर आ सकते हैं। और नीचे आपको एक बटन भी दिया जाएगा, वो मतलब क्या कि आप डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर भी जा सकते हैं अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो। आगे समझे, तो ये भी आपका इधर हो चुका है। बेसिक जो कोड था वो मैंने इधर समझा दिया, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, आप डायरेक्टली इसको समझ भी सकते हो, ज़्यादा इसके ऊपर टाइम बिताने की जरूरत नहीं है। HTML सिंपल लिखा है और नीचे से वो राउटर लिंक हमने कर दिया है। आगे समझे। तो ये होने के बाद हमें करना क्या है कि आपको कोड दिखाता हूँ मैं। लॉगिन के अंदर जाकर फिर से सिंपल की प्लीज एंटर यूर डिटेल्स टू लॉगिन, मतलब जैसे आपने पीछे डाला था वही डिटेल्स आपको डालने हैं। और फॉर्म के अंदर क्या किया मैंने, दो ड्यू को दे दिया। और क्या किया, नेम और पासवर्ड के लिए हमने क्या किया, इनपुट लेवल वो सब डिसाइड किया। फॉर्म आपको पता है सभी को कैसे करते हैं। और उसके बाद क्या बटन किया है मैंने, कौन सा, ऑन लॉगिन, क्या किया, ऑन लॉगिन। इधर मैंने क्या किया, ये क्लिक करने पर आपका क्या हो जाएगा, लॉगिन इधर हो जाएगा। और ऑलरेडी है एन अकाउंट तो आप क्या हो जाएगा, उस अकाउंट, अगर आपका अकाउंट उसके अंदर हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद आप किस पेज पे आ जाओगे, होम पेज पे आप आ जाओगे। आ गए समझे। तो अभी ये होम पेज पे आप आ जाओगे ये होने के बाद। तो देखो हमें हमें होम पेज पे क्या लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो होम पेज के ऊपर। जैसे कि मैंने अभी डिफाइन कर दिया था कि प्लेलिस्ट लिस्ट की सभी लिंक मैंने डिफाइन किए थे, तो वो उसको भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्टली मैं वो कोड आपको, ये ऑप्शनल है, आपको कोई भी ज्यादा उसके अंदर करने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है। तो मैं होम के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला, ऐसी ऐसी लाइन भी लिख दी और उसको मैं स्टाइल करता चलेगा, वो भी चलेगा। और हमने उस इसके अंदर पहले से कुछ कोड करके रखा है, तो वो देखने में कॉपी पेस्ट करके आपको बताता हूँ, क्योंकि HTML CSS के ऊपर ज्यादा टाइम आपको देना नहीं, डायरेक्टली कैसे काम करता है वो पहले समझो। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली होम के अंदर जाकर मैं अपना होम जो मैंने पहले डिफाइन किया था उसको ले लेता हूँ। और मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ कि उसका जो CSS है वो भी अच्छे से इधर ले लेता हूँ। तो होम कंपोनेंट के लिए कोई भी CSS हमने ज़्यादातर अप्लाई नहीं किया। अभी ये हो चुका है। उसके बाद हमें करना है, राउटर्स को हमें क्लिक करना है। तो कैसे करना है मैं डायरेक्टली इसके अंदर आपको डिफाइन करके बताता हूँ कि हमने किया क्या है कि जो भी आपकी सभी जो कंपोनेंट है उसको जनरेट कर लिया। अभी कंपोनेंट जनरेट होने के बाद हमें जो मेन चेंज करना है वो किसके अंदर करना है, ऐप राउटिंग डॉट मॉडल डॉट टीएस के अंदर करना है।
और इसके अंदर हमें क्या करना है कि सभी फाइल को हमें क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है। अभी इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर वो राउटर के टाइप टाइप हमें डिफाइन करना है। मैं डायरेक्टली आपको डायरेक्टली इधर कॉपी पेस्ट करके बता देता हूँ हमें करना क्या है कि इंपोर्ट करना है, रजिस्टर कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट करना है। उसके बाद कहाँ से करना है, डॉट स्लैश इंपोर्ट, उसका पाथ आपको नजर आ जाएगा। वैसे आप इंपोर्ट लॉगिन कंपोनेंट करोगे आपको उसके अंदर आप डायरेक्टली पाथ आपका चल जाएगा। अभी हमें क्या करना है, डॉट लॉगिन स्लैश लॉगिन डॉट कंपोनेंट, जैसे डॉट स्लैश होम स्लैश, आपको ये पाथ आपका डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा जैसे इंपोर्ट आप डालोगे। और हमें क्या करना है कि पाथ को हमें डिफाइन करना है कि अभी देखो ये जो चीजें कमेंट की हुई मैं हटा देता हूँ, क्या है। तो हमें क्या करना है कि पाथ और रजिस्टर को हमें लेना है। कंपोनेंट को आप देखो कि रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट आपका डायरेक्टली कैपिटल लेटर में आ जाएगा। और पाथ लॉगिन के बाद कंपोनेंट को भी हमें क्या करना है, लॉगिन कंपोनेंट को भी कैपिटल में ही लेना है। और नीचे देखो होम को भी हमें जो कंपोनेंट है उस सभी को हमें पाथ को क्या करना है, राउट्स को हमें इस ऐप आइकन राउटिंग डॉट मॉडल डॉट टीएस के अंदर हमें डिफाइन करना है। इतना ही चेंजेस आपको इसके अंदर करना है, कोई भी ज्यादा चेंजेस अभी करना नहीं। डिफाइन कर ले पर जो भी आप इवेंट देख रहे हो ऑन रजिस्टर हो गया या ऑन लॉगिन हो गया, इनको हमें क्या करना है कि उसी कंपोनेंट के अंदर जो लास्ट की आपकी टीएस फाइल होती है, होम कंपोनेंट हो गया, लॉगिन कंपोनेंट होगा, उसके अंदर एक्सपोर्ट क्लास लॉगिन कंपोनेंट होता है, उसके अंदर हम क्या करता है उसे कंस्ट्रक्टर करके हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो क्या किया मैंने, अभी आप देखो इधर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। और ऑन लॉगिन मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉगिन यूजर लॉगिन इन, आपका कंसोल के अंदर मैसेज दिखेगा दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। हमें नेक्स्ट पेज पे नेविगेट क्या करना है, लॉगिन होने के बाद हमें होम पेज पे जाना है। तो इसको हमें क्या करना है कि इसके टीएस फाइल में हमें डिफाइन करना है। अब ये होने के बाद आपको क्या एरर आ रहा है कि राउटर पैकेज को हमें इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी राउटर पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले इस पैकेज के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। वैसे आपको क्या करना है, सभी के अंदर अभी वो राउटर पैकेज को हमें इंपोर्ट कर लेना है क्योंकि सभी के अंदर हमने कुछ ना कुछ इवेंट अभी डाले हुए। वैसे रजिस्ट्रेशन के अंदर भी हमें क्या करना है कि हम रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें नेक्स्ट पेज कहाँ पे जाना है, हमें उसके कहाँ पे जाना है, हमें नेक्स्ट जो है आपका लॉगिन के पेज पे जाना है। तो उसका भी कोड मैं यहाँ पर लिया था, उसी के अंदर हमें चेंजेस करके हमें क्या करना है, सिर्फ सेम टू सेम आप देखो कंसोल डॉक यूजर रजिस्टर देना है और नेविगेट किस पे करना है, लॉगिन पे करना है। तो उसी नेविगेट वाले को हमें क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर डिफाइन कर देना है। तो बहुत ही ईजी कोड है, मैं इसकी आपको गिटहब के ऊपर दे ही दूंगा। तो सिंपल सा कोड है, आपको क्या करना है, सिर्फ उसके अंदर चेंजेस आपको करने जाना है। सिर्फ होम के अंदर आप देखो कि होम के अंदर हमने क्या किया है, तो हमारे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर हमें क्या करना है कि सेम आपका क्या रहेगा, टाइटल जेके ही रहेगा। और अभी हमें क्या करना है, तो अभी देखो आपका जो रन हो चुका है, तो हमें अभी क्या करते हैं, फिर से इसको रन करते हैं, कंट्रोल सी। तो अभी हमें क्या करना है कि इस प्रोग्राम को फिर से आपको रन करके चेक कर रहा हूँ। तो क्या करूँगा, एनजी सर्व नहीं होगा क्योंकि हमें सीडी उस फोल्डर के अंदर जाना है, जेके के अंदर। और हम क्या करेंगे, एनजी सर्व इधर करेंगे, क्या करेंगे, एनजी सर्व हम करेंगे वाई। हम क्या करते हैं, इस पेज पे जाके अभी चेक करते हैं। देखो वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला हमारा आ चुका है। उसके आगे हमें क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर का फॉर्म इधर आ जाएंगे और रजिस्टर होने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी नाम आप दे सकते हो। कि अभी मैं क्या करता हूँ, इधर नाम दे देता हूँ, कांदे नाम दे देता हूँ और पासवर्ड क्या देता हूँ मैं, 123 पासवर्ड देता हूँ, इसे रजिस्टर करता हूँ। रजिस्टर होने के बाद क्या है, इधर कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर जाना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन के ऊपर आ जाओगे। लॉगिन के ऊपर आने के बाद फिर से आपको वही डिटेल डालनी है, जेके डाल देता हूँ, पासवर्ड में कहता हूँ 123 डाल देता हूँ, 123 डाल देते हो, लॉगिन आपका हो जाएगा। अभी लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, अभी कोई भी ऑथेंटिकेशन हमने नहीं दिया कि आपने इससे पहले रजिस्टर किया है, तो वो बैकएंड का कोई लॉजिक हमने लिखा नहीं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्टली कोई भी आप डाल देते हो तो डायरेक्टली आपका होम पेज पे आ जाएगा। होम पेज के आने के बाद आप देखो आपका डायरेक्टली या कहा जाएगा व्यू प्लेलिस्ट करने के बाद मैंने जो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया था आपका कोड होम के अंदर, तो ये आ जाएगा। आप होम के अंदर सिंपल एक लाइन भी दे सकते हो, उसके अंदर कोई आपकी जरूरत नहीं कि ये सभी चीजें आपके आ जाए, तो इसी प्रोग्राम की प्लेलिस्ट इधर ओपन हो जाएगी। वैसे आप देखो 100 डीएससी की व्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो 100 डीएससी की प्लेलिस्ट है वो इधर ओपन हो जाएगी। वैसे आप देखो नीचे अगर मैंने डीएसबीडी टीआईटी को क्लिक किया तो होम पेज के ऊपर का जो डेटा है आपको देखना है वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे। सिंपल सा प्रोजेक्ट आपको एंगुलर के अंदर बनाना था, कोई इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं है। चाहे तो मैं इसकी सीएसएस भी लगाकर आपको दिखाता हूँ। डायरेक्टली क्या करता हूँ मैं, सीएसएस पिछला जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसी के अंदर आप लगा सकते हैं। आपको सिंपल सीएसएस आप लगा सकते हैं, अगर कोई आपने नेम भी दे दिया तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर आपका टाइम बचे इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले से कोड करके ही रखता हूँ और डायरेक्टली यहाँ आपको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि आपका जो सीएसएस वाला है उसको ले लेता हूँ, होम का जो सीएसएस है उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी। और क्या करता हूँ, जो आपका इधर होम कंपोनेंट डॉट सी एस एस है उसको डायरेक्टली कंट्रोल वी करके आपका सी एस एस इधर अप्लाई हो जाएगा। वैसे आप देखो मैंने फिर से क्या किया, दूसरा जो है लॉगिन कंपोनेंट डॉट सी एस एस उसकी भी सी एस एस मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या करता हूँ, आपके लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट सी एस एस के अंदर उसे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ। वैसे नेक्स्ट जो है क्या करना है मुझे, कि रजिस्ट्रेशन की जो सी एस एस है उसे भी मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। आप ये चाहे तो कर भी सकते हो। अभी क्या करता हूँ मैं, रजिस्ट्रेशन डॉट कंपोनेंट डॉट सी एस एस के अंदर क्या करता हूँ, कंट्रोल वी करके इसे भी अभी पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने सी एस एस को भी उसे अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अभी क्या करता हूँ, हमारे जो वेब पेज है उसको जाके चेक करता हूँ। तो क्या हो गया,
तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले आपका जो पेज है इधर ओपन हो जाएगा, जो होम पेज है आपको दिख रहा है। और जैसे मैं आपको क्या करता हूँ कि फिर से इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, पूरा जो है उसको फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल सी करूंगा, फिर से मैं क्या करूंगा, एनजी सर्व करके पूरा प्रोजेक्ट आपको रन करके दिखाता हूँ। यस वाई। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने जैसे आपको डेमो में दिखाया था कि क्या करेंगे हम, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपका उसके बाद 1 2 3 पासवर्ड डालते हैं। जैसे मैं रजिस्टर करूंगा तो सबसे पहले क्या, नॉट नाउ में कर देना। रजिस्टर के बाद हमें क्या करना है, वो फिर से लॉग इन कर देता हूँ जेके, और मैं क्या करता हूँ 1 2 3 इधर डाल देता हूँ। लॉग इन इधर हो जाएगा और हमें होम पेज डायरेक्टली यह दिखेगा। यही आपको सब कुछ करना है, ज्यादा मैंने कुछ नहीं, ये सीएसएस ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहे तो मैं इसकी सीएसएस भी आपको नीचे गिटहब के अंदर वैसे प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं पूरा प्रोजेक्ट आपको दे दूंगा कि क्या करना है उसके अंदर। सिंपल भी आप कोई भी लाइन डालोगे उस पर सीएसएस अप्लाई करोगे वो भी चलेगा, और फॉर्म के लिए आपको सिंपल सीएसएस अप्लाई करनी है। आगे हमें तो ये सीएसएस के ऊपर ज्यादा टाइम बिताने से अच्छा है कि मैं डायरेक्टली आपको जो एंगुलर का प्रोजेक्ट कैसे करना है वो मैंने आपको पहले बता दिया। आगे समझ, जैसा मैंने जैसे डेमो के अंदर दिखाया था, ये कोड आपको दिया जाएगा गिटहब के अंदर। आपको क्या करना है, सिंपल से कोई लाइन लिख देनी है, मैंने जो दिया है वो कोड भी आपको लिख सकते हो। क्या करना है, आपको सिर्फ एक लाइन लिख देनी है कि जो आपके होम पेज पे दिखे, क्योंकि आपको सिंपल प्रोजेक्ट करना है कि एंगुलर कैसे काम करते हैं, वही आपका इस प्रैक्टिकल का मेन उद्देश्य है। आगे समझ में। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा कोई भी आप इसके अंदर दे सकते हो, किसी सेम आप लाइन भी दे सकते हो इसके अंदर। होम के अंदर आपको कुछ एचटीएमएल टैग के अंदर आपको कुछ H1 के अंदर आपको कुछ लिख देना है, या पूरा आप मैंने जो अभी गिटहब के अंदर नीचे दे दूंगा, तो ये कोड भी आप यूज कर सकते हो, ये ऑप्शनल है पर आपको ध्यान रखना है। ये होने के बाद आपको क्या करना है कि होम कंपोनेंट के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना, क्योंकि हम इसके ऊपर कोई भी ऐसा इवेंट नहीं दे रहे कि स्लैश लॉगिन पे जाओ, ये जाओ, इस पे होम के ऊपर हम कुछ भी नहीं दे रहे। उसके बाद हमें करना है लॉगिन कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। तो सिंपल सा लॉगिन का फॉर्म बनाना है। तो क्या करना है, प्लीज एंटर द यूर डिटेल्स टू लॉगिन। लॉगिन के लिए जो डिटेल्स है वो हमें डालनी है। तो वही मैंने फॉर्म इधर बना दिया है, फॉर्म बना दिया है। इस फॉर्म को आपको बना लेना है, मैं डायरेक्टली आपको इधर इंप्लीमेंट करके अभी बताने वाला हूं। इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, बटन क्लिक ऑन गोइंग ऑन लॉगिन। अभी क्या करना है, ऑन लॉगिन आपका कहाँ डिफाइन है, जो आपकी नेक्स्ट फाइल है जो लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस, इसके अंदर डिफाइन है कि ऑन लॉगिन के अंदर आपने क्या दिया, कंसोल डॉट लॉग यूजर लॉगिन। आप कंसोल जब इंस्पेक्ट करके चेक करोगे तो यूजर लॉगिन ऐसा मैसेज आपको दिखाई देगा। और आपको क्या करना है, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। नेविगेट क्या करता है, आपको इस लॉगिन होने के बाद नेक्स्ट एक्शन क्या करनी है, तो हमें होम पेज पे जाना है लॉगिन होने के बाद। तो स्लैश होम मतलब क्या, नेविगेट टू होम पेज हमारा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑन लॉगिन मतलब क्या, कैसे हमने डिफाइन किया, लॉगिन जैसे क्लिक किया तो आपको होम पेज दिखेगा। आ गया समझ में। और नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पहले पेज गए, जैसे आप पहले पेज पे क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रजिस्टर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर का आप जो फॉर्म है आपका ओपन हो जाएगा। तो रजिस्टर फॉर्म को हमने इधर क्या किया, सिर्फ फॉर्म टैग के अंदर उसको रजिस्टर फॉर्म का हमने क्या किया, इधर एक फॉर्म बना लिया, ऊपर रजिस्टर नाम दे दिया, और बटन जैसे आप ऑन रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आप ऑन रजिस्टर के अंदर क्या हो जाएगा, ऑन रजिस्टर के अंदर आप देखो नेविगेट को क्या कहा हो जाएगा, आपका लॉगिन के पेज के ऊपर आपका चला जाएगा। और ये राउटर हमने जो बनाया है इसके लिए हमें कौन सा पैकेज, ऊपर एक पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। आगे समझ। तो ये होने के बाद हमें क्या करना है, लास्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, कैब राउटिंग राउटिंग मॉडल डॉट टीएस फाइल के अंदर जो भी राउट हमने सेट किए थे उन सभी को हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेना है। ये देखो इंपोर्ट कैसे करना है, रजिस्टर कंपोनेंट फ्रॉम जो रजिस्टर्स नाम का फोल्डर है, और रजिस्ट्रेशन डॉट कंपोनेंट ये उसे हमें इंपोर्ट करना है। लॉगिन नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर लॉगिन डॉट कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। ये सभी लेटर्स आपको देखो कैपिटल्स लेना है, इधर भी आप देखो कंपोनेंट को हमें क्या लेना है, कैपिटल्स लेटर में ही लेना है। और पाथ क्या दिया हमने, रजिस्टर दिया है, लॉगिन दिया है, और होम दिया है। जो पाथ हमने इस टीएस फाइल के अंदर डिफाइन किया है वही नेम आपको सेम इधर लेना है। आगे समझ, इतने ही चीज आपको इसके अंदर करना है। तो यही आपका कोड था। तो यही आपका कोड था, इसको आपको क्या करना है, अच्छे से एक बार देख लेना है। मैंने जैसे इंप्लीमेंट किया है उसे आपको इंप्लीमेंट करते जाना है। और गिटहब की लिंक मैं नीचे दे दूंगा तो आपको डायरेक्टली वो कोड भी मिल जाएगा। ये मेरी प्रोफाइल है, जयेश अंडरस्कोर कांदे अंडरस्कोर, इसे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। कोई भी डाउट आता है तो नीचे मुझे वो मैसेज भी कर सकते हो, क्या डाउट है आप वहाँ भेज भी सकते हो। और ये लिंक्डइन है, वहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। तो यही था आज के लेक्चर में, हमने जो भी प्रैक्टिकल है उसको अच्छे से कवर कर लिया। आपको ये करना है, और जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है असाइनमेंट 2 का गिटहब का, वो भी हम अभी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।